दोस्तों आज के इस क्लास में बात करेंगे समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में बात करेंगे। और आज हम लोग का यहाँ पे सेकंड चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। इस चैप्टर का नाम क्या है? राष्ट्रीय आय का लेखांकन यानी नेशनल इनकम अकाउंटिंग। इस चैप्टर को काफ़ी अच्छे से देखेंगे। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के स्टूडेंट इस क्लास को देख सकते हैं, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस हम यहाँ पे आपको बताएंगे वो सारा हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा रहेगा, आपको अच्छे से बताएंगे। तो इसलिए दोनों मीडियम के स्टूडेंट प्रॉपरली देखिए। आज यहाँ पे इस वीडियो को देखने के बाद आपका चैप्टर 2 में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ सकती है उन सारे क्वेश्चंस में कोई भी प्रकार की आपको डाउट नहीं रहेगी। हर क्वेश्चन को हम आपको समझाते हुए चलेंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं। क्या हमारा चैप्टर कौन सा है? हमारा चैप्टर है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग सेकंड चैप्टर मैक्रो इकोनॉमिक्स का यानी समष्टि अर्थशास्त्र का। और अगर एसपीपीटी के अकॉर्डिंग बात करें तो 16, 17 और 18 ये तीनों चैप्टर मिला के एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर बनता है। तो अब चलिए हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। लेकिन हम अगर क्वेश्चन से डायरेक्टली स्टार्ट करें तो शायद आपको कुछ समझ में ना आए। इसके लिए हम यहाँ पे ये थोड़ा सा थ्योरी लिखे हैं जिसको पढ़ के और फिर हम चलते हैं पूरे क्वेश्चंस को देखने के लिए। तो यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के भी जो भी छात्र हैं पहले देखिए इसको, ये थोड़ा सा हिंदी में समझ लीजिए, फिर हम इंग्लिश में क्वेश्चंस को करेंगे। अभी यहाँ पे देखिए क्या है, आय का चक्रीय प्रवाह क्या होता है यानी सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होती है। आय का चक्रीय प्रवाह अर्थव्यवस्था में उत्पादन, आय तथा व्यय का जो निरंतर प्रवाह होता रहता है। क्या चीज? अर्थव्यवस्था में उत्पादन, आय तथा व्यय का जो निरंतर प्रवाह होते रहता है उसे आय का चक्रीय प्रवाह कहते हैं। इस चक्रीय प्रवाह का ना तो कोई आरंभ होता है ना तो कोई अंत होता है। जैसे अगर आप कोई भी वस्तु का उत्पादन करते हैं तो उसके लिए आप सामान खरीद के लाते हैं, सामान खरीद के लाए, आप बनाए सामान, आप उसको बेचे, फिर यहाँ पे क्या हुआ, उससे आय मिला, उससे आप कुछ सामान लिए उत्पादन के लिए तो उससे भी व्यय हुआ, और आपका जो व्यय हुआ वो किसी और के लिए आय होगा। तो ऐसे यहाँ पे ये जो है ना आय का चक्रीय प्रवाह चलते रहता है, जो कि ना कभी आरंभ होता है, कोई आरंभ होता है और ना ही कोई अंत होता है। तो यहाँ आय का चक्रीय प्रवाह ये होती है। उसके बाद देखिए चक्रीय प्रवाह के प्रकार की अगर बात करें, सर्कुलर क्या यहाँ पे सर्कुलर फ्लो के टाइप की अगर बात करें तो यहाँ पे इसको दो प्रकार से डिवाइड किया गया है। पहला एक वास्तविक प्रवाह और दूसरा एक मौद्रिक प्रवाह। वास्तविक प्रवाह में क्या होता है? वस्तुओं और सेवाओं का प्रवाह होता है, और मौद्रिक प्रवाह में होता है क्या चीज? आय जो है होता है आय का प्रवाह यानी मुद्रा की प्रवाह बेसिकली इसमें होता है मौद्रिक प्रवाह में। तो यहाँ पे समझ में आ गया, वास्तविक प्रवाह में वस्तुओं और सेवाओं का और मौद्रिक प्रवाह में आय का प्रवाह होता है। ठीक है, तो यहाँ पे चक्रीय प्रवाह को दो टाइप से डिवाइड किया गया है। अब बेसिकली यहाँ पे चलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले आपके सामने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ चुकी है, अब प्रॉपर्ली इसको देखिए। बाकी आपको अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो इसको लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऑलरेडी चैप्टर 1 का वीडियो आ चुका है, अगर आप नहीं देखे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, आप जाके एक एक करके अच्छे से देख सकते हैं। अब चलिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन को हम प्रॉपरली देखना शुरू करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है? चक्रीय प्रवाह के अंतर्गत, चक्रीय प्रवाह के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन शामिल है? यहाँ पे क्या है? विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज इंक्लूडेड इन सर्कुलर फ्लो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर? चक्रीय प्रवाह के अंतर्गत निम्न में कौन शामिल है? तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगी? आंसर हो जाएगा ओ और ब दोनों। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए वास्तविक प्रवाह तो आती ही है और उसके बाद मौद्रिक प्रवाह भी जस्ट ही बताए थे। चक्रीय प्रवाह को दो टाइप से डिवाइड किया गया है, पहला एक वास्तविक प्रवाह और दूसरा एक क्या है? मौद्रिक प्रवाह। अब यहाँ पे चलिए, ये तो हो गई फर्स्ट क्वेश्चन, क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं ना? यहाँ पे देखिए यही चीज हम पढ़े थे, चक्रीय प्रवाह के दो प्रकार होती है, पहला एक वास्तविक प्रवाह और दूसरा एक मौद्रिक प्रवाह। वास्तविक प्रवाह में क्या होती है? वस्तुओं और सेवाओं का प्रवाह, और इसमें आय यानी मुद्रा का प्रवाह होती है। तो अब यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन तो आपका क्लियर, ऑप्शन नंबर सी हो गई। उसके बाद देखिए सेकेंड क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है? इसमें बोला जा रहा है क्या चीज? इसमें है स्टॉक के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन शामिल है? Which one of the following is included in stock? Which one of the following is included in stock? यानी स्टॉक के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन शामिल है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगी? सेकंड का आंसर यहाँ पे हो जाएगी ऑप्शन नंबर क्या चीज? देखिए सबसे पहले देखिए स्टॉक के अंतर्गत स्टॉक एंड फ्लो, इसके बारे में आपको बता चुके हैं बहुत अच्छे से पिछले क्लास में चैप्टर 1 में। जो लोग नहीं देखे हैं आप देख के आइए उस चैप्टर को, आपका क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए स्टॉक के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन शामिल होती है? स्टॉक क्या होती है? एक आपका यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम को दर्शाती है, ठीक है, एक समय को प्रॉपर दर्शाती है। और ये जो प्रवाह होती है समय अवधि को दर्शाती है, यानी पीरियड ऑफ टाइम को। तो देखिए यहाँ पे स्टॉक क्या है? पॉइंट ऑफ टाइम है।
तो पॉइंट ऑफ टाइम में देखिए यहाँ पे क्या है, इसमें जो है क्या चीज़ है, मुद्रा का परिमाप यानी क्वांटिटी ऑफ मनी, तो ये यहाँ पे बिल्कुल है। उसके बाद धन, यहाँ पे वेल्थ भी है क्योंकि ये पॉइंट ऑफ टाइम को दर्शा रही है। उसके बाद गोदाम में रखे गेहूं की मात्रा यानी क्वांटिटी ऑफ व्हीट स्टोर्ड इन वेयर हाउस, तो यहाँ पे ये तीनों हो जाएगा। तो इसलिए राइट आंसर जो होगी वो हो जाएगी ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ द एबव। स्टॉक के अंतर्गत इन सभी को शामिल किया गया है। बाकी एडिशनल चीज़ों की जानकारी के लिए आप एजुकेशन बाबा ऐप से कोर्सेज वगैरह ज्वाइन कर सकते हैं इकोनॉमिक्स में, अगर ज़्यादा कुछ दिक्कत है तो, क्योंकि ऑब्वियसली इसको समझना होगा, डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव रटने से तो काम नहीं चल सकता है ना। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिए, प्रवाह के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन शामिल है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज इंक्लूडेड इन फ्लो। तो यहाँ पे देखिए स्टॉक के बारे में जान गए, फ्लो के बारे में क्या है, पीरियड ऑफ टाइम को दर्शाता है, मतलब एक समय अवधि को दर्शाता है। जैसे उपभोग आप लगातार करते चलते हैं, निवेश लगातार करते चलते हैं, आय लगातार होते रहती है, मतलब आय जो है क्या है, पूरा एक महीना का होता है, ऐसे होता है, पूरा ईयरली का होता है, तो ऐसे होता है। इसलिए यहाँ पे जो है प्रवाह के अंतर्गत उपयुक्त सभी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन इसमें है, वास्तविक प्रवाह के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन शामिल है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज इंक्लूडेड इन रियल फ्लो, यानी वास्तविक प्रवाह के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन शामिल है। तो देखिए वास्तविक, आपको बताए थे चक्रीय प्रवाह के दो प्रकार है, पहला एक वास्तविक, दूसरा मौद्रिक। तो यहाँ पे वास्तविक में क्या होती है, वस्तु का प्रवाह तो होती है, मतलब फ्लो ऑफ गुड्स तो होती है, और उसके बाद सेवाओं का प्रवाह होता है, फ्लो ऑफ सर्विस भी होती है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज इंक्लूडेड इन रियल फ्लो, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगी, सी करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्या चीज, ए और बी दोनों, तो 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 5 नंबर, और इसमें यहाँ पे क्या है, इसमें है परिवार फर्मों को निम्नलिखित में कौन सी सेवाएं प्रदान करते हैं, परिवार फर्मों को निम्नलिखित में कौन सी सेवाएं प्रदान करते हैं, विच सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाय फैमिलीज टू ए फर्म। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मतलब परिवार जो है फर्मों को कौन सी सेवाएं प्रदान करती है। तो देखिए वो श्रम तो प्रदान करती हैं, साथ ही साथ भूमि भी करती है और पूंजी एवं उद्यम भी करती है। यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, शेयर मार्केट वगैरह से भी जो खरीदते हैं, तो एक तरीके से फर्म का मतलब हेल्प ही मिलता है फर्म को। तो यहाँ पे जो है ये क्या होती है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर 5 का हो जाएगी। चलिए अगला यहाँ पे सवाल देखिए, हम लोग का यहाँ पे ये सारे क्वेश्चन देखना हो चुका है। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, 3 क्षेत्रीय मॉडल में निम्नलिखित में कौन शामिल है। तो देखिए 3 क्षेत्रीय मॉडल यहाँ पे बेसिकली इसमें क्या होती है, परिवार शामिल होती है, फर्म शामिल होती है और सरकार शामिल होती है। तो 3 क्षेत्रीय मॉडल में यहाँ पे ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। अगला सवाल देखिए यहाँ पे 4 क्षेत्रीय मॉडल में कौन शामिल होता है। तो देखिए इसमें एक एक्स्ट्रा होता है, कौन सा, परिवार, फर्म, सरकार और विदेशी क्षेत्र भी आ जाता है पूंजी बाजार के साथ। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी 7 का राइट आंसर हो जाएगी, 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल यहाँ पे देखिए 8 नंबर क्वेश्चन है, क्या चीज, 4 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था के चक्रीय प्रवाह में संतुलन के लिए शर्त निम्नलिखित में कौन सी है। तो यहाँ पे क्या है, विच इज द इक्विलिब्रियम कंडीशन ऑफ सर्कुलर फ्लो इन 4 सेक्टर मॉडल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए 4 जो है क्षेत्रीय मॉडल जो है उसमें चक्रीय प्रवाह के संतुलन के लिए शर्त क्या है। तो देखिए उसके लिए शर्त ये है कि यहाँ पे ये जो ऑप्शन सी है, C + I + G + X - M, तो ये यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन और सी। और बेसिकली यहाँ पे सी जो है उपभोक्ता के व्यय को दर्शा रही है, आई जो है निवेश को दर्शा रही है और X - M जो है शुद्ध निर्यात को दर्शाती है, जिसमें यहाँ पे क्या है, यहाँ पे X जो है निर्यात हो जाती है और M जो है उतना आयात हो जाता है, तो यहाँ ये हो जाती है। तो 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। चलिए यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, 9 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। अब यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन में है, प्राथमिक क्षेत्र यानी प्रायोरिटी सेक्टर में सम्मिलित होती है। तो यहाँ पे क्या क्या सम्मिलित होती है प्राथमिक क्षेत्र में, तो ये यहाँ पे आपसे सवाल पूछा जा रहा है। चलिए आंसर देख लेते हैं। प्रायोरिटी सेक्टर इंक्लूड यानी प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित होती है। तो प्राथमिक क्षेत्र में देखिए यहाँ पे क्या क्या सम्मिलित होती है, कृषि होती है, खुदरा व्यापार होता ही है यानी एग्रीकल्चर, रिटेल ट्रेडिंग और स्मॉल इंडस्ट्री यानी लघु उद्योग, ये तीनों होता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। अगला सवाल यहाँ पे है, तृतीय
क्षेत्र के अंतर्गत, तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन सम्मिलित है? तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन सम्मिलित है? तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? आंसर यहाँ पे हो जाएगा 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत कम्युनिकेशन यानी संचार को शामिल किया गया है। सर्विस इंक्लूडेड इन, यहाँ पे ये पूरा आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला यहाँ पे देखिए क्या है 11वां क्वेश्चन, और इसमें यहाँ पे क्या है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट फ्लो, यानी निम्नलिखित में कौन सा प्रवाह नहीं है? कैपिटल, इनकम, इन्वेस्टमेंट और डेप्रिसिएशन। तो यहाँ पे 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पूंजी। निम्नलिखित में कौन प्रवाह नहीं है? तो यहाँ पे प्रवाह जो नहीं है वो क्या है? पूंजी है, क्योंकि ये पूंजी जो है वेल्थ को दर्शाता है, यानी यहाँ पे कैपिटल को दर्शा रही है। तो ये यहाँ पे क्या हो गया? ये यहाँ पे एक पॉइंट ऑफ टाइम के बारे में बात कर रहे हैं कि इस समय हमारी पूंजी ये है, तो इसलिए यहाँ पे ये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए अगला यहाँ पे सवाल देखिए 12वां क्वेश्चन, और इसमें यहाँ पे क्या है? द्वितीयक क्षेत्र में कौन सी सेवाएं सम्मिलित है? द्वितीयक क्षेत्र में कौन सी सेवाएं सम्मिलित है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज इंक्लूडेड इन सेकेंडरी सेक्टर। तो यहाँ पे द्वितीय क्षेत्र में जो शामिल है ना, वो कौन सा शामिल है? तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा क्या चीज? ऑप्शन नंबर डी, विनियोग यानी मैन्युफैक्चरिंग। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं 12 के बाद यहाँ पे 13वां क्वेश्चन, और इसमें यहाँ पे है एक खुले बाजार यानी 4 क्षेत्रीय मॉडल में सामूहिक मांग के घटक कौन है? इन एन ओपन इकोनॉमी विच आर द कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सामूहिक मांग, एक खुली अर्थव्यवस्था में सामूहिक मांग के घटक कौन से हैं? तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? तो 13 का यहाँ पे आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर क्या चीज? डी, उपभोग प्लस निवेश प्लस सरकारी व्यय प्लस शुद्ध निर्यात। तो ये चीज़ आपको बताए ही थे, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। तो यहाँ पे बस ये फॉर्मूला आपको इसीलिए बताए थे। अब चलिए अगला यहाँ पे 13 का तो राइट आंसर ऑप्शन और डी हो गई। 14वां क्वेश्चन देखिए, एक अर्थव्यवस्था में कौन सा क्षेत्र सम्मिलित है? एक अर्थव्यवस्था में यहाँ पे प्राथमिक, द्वितीय, तृतीयक, यहाँ पे तो ये सभी सम्मिलित है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 14 का यहाँ क्वेश्चन 14 का ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगी। आगे यहाँ पे 15वां क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? एक लेखा वर्ष में किसी देश की घरेलू सीमा में सभी उत्पादकों द्वारा जितनी भी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है जिसमें मूल्य ह्रास भी शामिल होती है, उसकी बाजार कीमत के योग्य को कहा जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखिए, द मार्केट प्राइस ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री इन ए ईयर इज नॉन एज। यहाँ पे क्या है कि मार्केट प्राइस ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब यहाँ पे जो है फाइनल गुड्स और यानी अंतिम वस्तु और जो है हमारी सेवाएं जो है इसको प्रोड्यूस में यहाँ पे डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री, मतलब यहाँ पे देखिए बेसिकली क्या बोला गया है कि एक लेखा वर्ष में किसी देश की घरेलू सीमा में यानी डोमेस्टिक टेरिटरी में जो है क्या चीज, उत्पादकों द्वारा जितनी भी अंतिम वस्तु, मतलब फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, जितनी भी अंतिम वस्तु और सेवाओं का उत्पादन होता है और जिसमें मूल्य ह्रास भी शामिल होती है, तो उसकी बाजार कीमत के योग्य को क्या कहते हैं? तो उसकी बाजार कीमत को योग्य को हम लोग क्या कहते हैं? उसको कहते हैं जीडीपी एट मार्केट प्राइस ऑब्वियसली। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्या चीज? ऑप्शन नंबर ए। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क्स, इसको डबल स्टार मार्क्स लगा लीजिए। चलिए अगला यहाँ पे सवाल देखते हैं 16 नंबर, और इसमें यहाँ पे क्या हो जाएगी? 16 में बोला जा रहा है क्या सत्य है, यहाँ पे सही क्या है? विच वन इज ट्रू। तो आंसर यहाँ पे 16 का क्या हो जाएगा? 16 का देखिए आंसर जो है यहाँ पे क्या होगी? यहाँ पे देखिए ये जो है नहीं होगा, ये नहीं होगा, और यहाँ पे देखिए नेट नेशनल प्रॉफिट जो है, तो यहाँ पे इसको ये क्या हो जाएगा? ग्रॉस नेशनल प्रॉफिट, और इसमें से हम हिसावट यहाँ पे माइनस कर लेंगे, यानी डिप्रिसिएशन जो है उसको माइनस कर लेंगे। तो यहाँ पे ये आंसर हो जाएगा 16 का ऑप्शन नंबर सी। 16 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेट नेशनल प्रॉफिट जो है, अगर इसमें ये कैसे निकलेगा? ये निकलेगा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जो है, ये हम यहाँ पे इसमें से घिसावट जब निकाल लेंगे तो ये हमारे पास एनएनपी आ जाएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर सही सी सही आंसर हो जाएगी। और यहाँ पे देखिए ये सब क्या है ना कि ये सब आपको देखना होगा, जीडीपी क्या होता है, एनएनपी क्या होता है, उसके बाद जीएनपी क्या होता है, ये सब अच्छे से हम एजुकेशन बाबा ऐप पे पढ़ाए हुए हैं। ऑब्वियसली जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं वहां से कर सकते हैं, कम समय में एक बेस्ट तैयारी वहां से कर सकते हैं। बाकी चलिए यहाँ पे तो हम आपको समझा ही रहे हैं, जो लोग नहीं कर सकते हैं यहाँ से समझिए, कोई बात नहीं, वहां पे पूरा चैप्टर है और यहाँ पे हम पूरे अच्छे से ऑब्जेक्टिव वगैरह और साथ में कुछ टॉपिक्स को भी कवर करवा दे रहे हैं।
अगला सवाल यहाँ पे देखिए 17 नंबर, और इसमें यहाँ पे क्या है, घिसावट व्यय किसमें सम्मिलित रहता है? डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस आर इंक्लूडेड इन। तो देखिए यहाँ पे एनएनपी तो अभी जस्ट देखे थे कि इसमें घिसावट व्यय क्या होता है, इसमें यहाँ पे हम लोग अभी जस्ट देखे थे ना, एनएनपी बराबर क्या था, जीएनपी माइनस घिसावट। तो यहाँ पे क्या है, डेप्रिसिएशन हम घटा ही दिए, डेप्रिसिएशन तो इसमें होगा ही नहीं, इसमें यहाँ पे एनएनपी तो आप पहले ही काट दीजिए। और यहाँ पे जो है आपको पता होगा कि जीडीपी में क्या होता है, आपको पता होगा कि जीडीपी में क्या होता है, उसमें जो है क्या चीज़ नहीं रहता है, उसमें घिसावट व्यय ऐड किया रहता है, ठीक है। और यहाँ पे घिसावट व्यय में सम्मिलित क्या रहता है, वही चीज़ सवाल है। तो यहाँ पे देखिए जीडीपी नहीं है, तो यहाँ पे क्या है, नेट प्रॉफिट जो है, क्या है, नेट प्रॉफिट। तो इसमें यहाँ पे रहता है 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जीएनपी। जैसे ग्रॉस डोमेस्टिक में वैसे ग्रॉस नेशनल में भी, ठीक है। यहाँ पे ये जो है ग्रॉस नेशनल प्रॉफिट है, ये है ग्रॉस नेशनल प्रॉफिट। तो यहाँ पे जैसे ग्रॉस डोमेस्टिक में हो गया, जीडीपी में, तो इसमें सम्मिलित होता है। तो जब हम बात करेंगे देश लेवल पर जीएनपी, ग्रॉस नेशनल यहाँ पे, और इसका मतलब डोमेस्टिक, तो इसमें भी सम्मिलित रहेगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगी। और देखिए यहाँ पे एनडीपी, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, एनडीपी भी बराबर क्या हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए 18 का आंसर जो हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जीएनपी में से अगर हम प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष कर और यहाँ पे आर्थिक सहायता यानी इनडायरेक्ट और सब्सिडी अगर हम घटा ले जीएनपी में से, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, एनडीपी आ जाएगा, ठीक है, एनडीपी आ जाएगा। तो ये सब प्रॉपरली चैप्टर पढ़ने के बाद ही सही तरीके से समझ में आएगी। हालांकि चलिए अब कुछ क्वेश्चन आएगी जो कि आपको वैसे भी आपको समझ में आ जाएगी। जैसे देखिए यहाँ पे क्या है, क्या चीज़ है, 19वां क्वेश्चन में साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को कहा जाता है नेट नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट आर कॉल्ड। तो यहाँ पे देखिए क्या है, राष्ट्रीय उत्पाद को क्या कहा जाता है, तो उसको हम लोग कहते हैं क्या चीज़, राष्ट्रीय आय कहते हैं। 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। अब चलिए अगला यहाँ पे सवाल है हमारे पास 20 नंबर, और इसमें यहाँ पे क्या है, राष्ट्रीय आय में निम्नलिखित में किसे सम्मिलित किया जाता है, विच वन इज इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। तो राष्ट्रीय आय में किसे सम्मिलित किया जाता है, तो यहाँ पे देखिए 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसमें लगान सम्मिलित होता है, मजदूरी सम्मिलित होता है, वेतन यानी हमारे पास यहाँ पे सैलरी भी, और इंटरेस्ट, ब्याज, लाभ, प्रॉफिट, मतलब ये सब भी सम्मिलित किया जाता है किसमें, राष्ट्रीय आय में। तो यहाँ पे कैलकुलेशन इसका इस तरीके से होता है। उसके बाद आगे यहाँ पे देखिए 21वां क्वेश्चन है, अस्थाई पूंजी के उपभोग को क्या कहते हैं, अस्थाई पूंजी के उपभोग को क्या कहते हैं, व्हाट इज कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल कॉल। तो उसको डेप्रिसिएशन कहते हैं। जैसे अस्थाई पूंजी आप किस में लगाते हैं, बिल्डिंग में लगाते हैं, उसके बाद आप जैसे मशीन वगैरह में लगाते हैं, इस सब में क्या होता है, इस सब में होता है कि डेप्रिसिएशन होता है, उसका दाम वगैरह घटते रहता है, जो मशीन वगैरह है उस समय, तो उसका मूल्य ह्रास होता है। आप जब उसका कंजम्पशन करते हैं, उपभोग करते हैं, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल यहाँ पे देखिए 22 नंबर, इसमें है निम्नलिखित में से कौन सही है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट, कौन जो है इसमें से सही है। तो यहाँ पे 22 का आंसर क्या हो जाएगा, देखिए ऑब्वियसली यहाँ पे पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि प्रयोज्य आय बराबर क्या होता है, व्यक्तिगत आय माइनस प्रत्यक्ष आय, क्या चीज, डिस्पोजल इनकम बराबर क्या होता है, पर्सनल इनकम माइनस डायरेक्ट टैक्सेस। तो यहाँ पे 22 का राइट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट हो जाएगा, आगे का देखना भी नहीं है। आगे यहाँ पे देखिए 23वां क्वेश्चन है, यदि किसी देश की विदेशों से प्राप्त निवल आय ऋणात्मक है तो क्या होगा, इफ फॉर ए कंट्री नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज नेगेटिव देन क्या होगा, मतलब यहाँ पे क्या हो पाएगा, यदि किसी देश के विदेशों से प्राप्त निवल आय ऋणात्मक है तो इसका क्या मतलब हो जाएगी। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सकल घरेलू उत्पाद यहाँ पे ज़्यादा हो रहा है, यानी जीडीपी जो है यहाँ पे ज़्यादा है, और जीएनपी यहाँ पे क्या है, कम है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद हमारे पास कम है, तो ये हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगी। जब आप सकल घरेलू उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद दोनों को प्रॉपर्ली देखेंगे तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगी। 24 नंबर यहाँ पे सवाल है, ये क्या है, किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष के अंतर्गत उत्पादित अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं के बाजार मूल्य को क्या कहते हैं, द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन एन इकोनॉमी ओवर ए ईयर इज कॉल्ड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष के अंतर्गत उत्पादित अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं के बाजार मूल्य को क्या कहते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं जीडीपी। क्या चीज, जीडीपी। देखिए कौन सा ऑप्शन है, हाँ ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी है।
24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या चीज? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, GDP, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगी। अगला सवाल यहाँ पे देखिए 25 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे है निम्नलिखित उद्देश्य से खरीदी गई अंतिम वस्तुएं कहलाती है। गुड्स परचेज्ड फॉर द फ्लोइंग पर्पस आर फाइनल गुड्स। मतलब यहाँ पे क्या है? गुड्स परचेज फॉर द फ्लोइंग पर्पस आर फाइनल गुड्स। मतलब ये इनमें से कौन से उद्देश्य के लिए खरीदा गया जो वस्तु अंतिम वस्तु में आप उसको बोलेंगे। तो देखिए आवश्यकता के संतुष्टि के लिए ऑब्वियसली उसको भी बोलेंगे, फर्म में निवेश हेतु तो यहाँ पे दोनों राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों से अभी काम होने वाली है और फर्म अपने लिए लास्ट उसको ले रही है और उससे कोई ना कोई अच्छा प्रोडक्ट बना के लॉन्च कर देगी। तो अगला यहाँ पे ये तो राइट आंसर ऑप्शन हो गई क्या चीज? सी। अब अगला यहाँ पे सवाल क्या है? देखिए 26 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे क्या है? निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रीय आय को प्रभावित करता है? विच ऑफ द फ्लोइंग अफेक्ट्स नेशनल इनकम। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा? 26 का यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, ये सब जो है मेनली जो है फैक्टर अफेक्ट करता है किसको? नेशनल इनकम को। यही सब कारण है जो प्रभावित करता है राष्ट्रीय आय को, बल्कि ये तीनों तो नहीं है। ठीक है, अब अगला यहाँ पे सवाल देखिए 27 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे बोला जा रहा है राष्ट्रीय आय के आकलन में किसी वस्तु या सेवा का मूल्य एक से अधिक बार शामिल करना कहलाता है। राष्ट्रीय आय के आकलन में किसी वस्तु या सेवा का मूल्य एक से अधिक बार शामिल करना कहलाता है। To include the value of goods or services more than one time while calculating national income is called। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा जब यहाँ पे क्या एक से अधिक बार शामिल करना क्या कहलाएगा? दोहरी गणना यानी डबल काउंटिंग। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे 27 का राइट आंसर हो जाएगी। अगला सवाल यहाँ पे देखिए 28 नंबर क्वेश्चन है और इसमें यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? इसमें यहाँ पे बोला जा रहा है लाभ में निम्नलिखित में कौन से घटक हैं? विच वन इज ए कंपोनेंट ऑफ प्रॉफिट। लाभ के निम्नलिखित में कौन से घटक हैं? यहाँ पे ये सवाल है, लाभ के निम्नलिखित में कौन से घटक हैं? तो देखिए लाभ में यहाँ पे लाभांश यानी डिविडेंड भी होती है, उसके बाद अवतरित लाभ भी होती है, उसके बाद निगम लाभ कर भी होती है। तो ये तीनों हो जाती है ना, ये तीनों प्रॉफिट और ये प्रॉफिट टैक्स, ये सब तो हो ही जाएगी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा 28 का सही आंसर। अगला सवाल यहाँ पे देखिए 29वां क्वेश्चन है राष्ट्रीय आय में निम्नलिखित में किसे सम्मिलित किया जाता है? तो देखिए राष्ट्रीय आय में जो है किसे सम्मिलित करेंगे? तो यहाँ पे हस्तांतरण भुगतान इसको भी यहाँ पे नहीं करेंगे। उसके बाद शेयर एवं बॉन्ड की बिक्री से प्राप्त राशि, इसको भी नहीं करेंगे राष्ट्रीय आय में। और काले धंधे से प्राप्त आय, इसको भी नहीं करेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29 का राइट आंसर क्या चीज हो जाएगा? 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगी। अगला यहाँ पे देखिए राष्ट्रीय आय की गणना निम्नलिखित में किसे सम्मिलित किया जाता है? विच वन इज इंक्लूडेड इन द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 30 का सही आंसर क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्यों? देखिए राष्ट्रीय आय की गणना में किसे सम्मिलित किया जाता है? तो अंतिम वस्तुएं एवं सेवाएं, बिल्कुल। न्यू यहाँ पे फाइनल गुड्स और सर्विसेज को करेंगे ही। भारतीय कंपनी द्वारा विदेशों से अर्जित आय करेंगे ही। विदेशी पर्यटकों द्वारा देश में किया गया व्यय, तो इसको भी करेंगे ही। तो ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगी। अगला सवाल यहाँ पे देखिए सकल राष्ट्रीय उत्पाद की गणना में निम्नलिखित में किसे सम्मिलित नहीं किया जाता है? किसको सम्मिलित नहीं करेंगे? विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में हम किसे इंक्लूड नहीं करेंगे? यहाँ पे क्या हो जाएगा? किसे सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा देखिए पुरानी वस्तुओं का क्रय विक्रय भी नहीं करते हैं और मध्यवर्ती वस्तुओं का भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो यहाँ पे कुल मिला के सेकेंड चैप्टर में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे वो आज आपका पूरा क्लियर हो गया होगा। बस ये जो है ना आपको तब बेटर तरीके से समझ में आएगी जब आप पूरे चैप्टर्स को प्रॉपर पढ़े होंगे। और एक बात आप तो जान लीजिए 6 और 6 12 चैप्टर है मतलब टोटल मिला के बेस्टी में 6 चैप्टर, सेमेस्टी में 6 चैप्टर्स। अगर आप चाहेंगे तो आप आराम से 10-15 दिन में इसको रीडिंग कर सकते हैं, अच्छे से पढ़ सकते हैं। आप बुक से पढ़िए या फिर एजुकेशन बाबा ऐप में वहाँ पे छोटा सा कोर्स है, आप उसको ले सकते हैं और आराम से उससे भी पढ़ सकते हैं। तो आपके ऊपर मेनली डिपेंड करता है। या फिर यहाँ पे जो हम आपको बता रहे हैं अगर समझ में सारा चीज़ प्रॉपरली आ जा रही है तो बहुत अच्छा बात है, आप इसी से पढ़ाई करिए। और ऐसे ही पूरे अभी जो है
जितने भी चैप्टर्स अभी बाकी है ना, उन सारे चैप्टर्स पे प्रॉपर वीडियो आएगा और रेगुलरली आते चलेगा। तो बस आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लेना है। चलिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।